एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस साइड। लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू of excretory product and their elimination chapter, which is the chapter number 19 of the class 11. and अगर आप इन MCQs को अच्छे से कर लेते हैं, आई एम श्योर कि आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. This is for the NEET exam. Also, you can say that the candidates which are preparing themselves for the teaching exam will make sure their preparation from these MCQs. Let's start the video. Please subscribe the channel Science Side. Let's start. The first question is, the following substances are excretory product in animal. Choose the least toxic form among them. जब भी हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी में यही दिया है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स अमोनियोटैलिक होते हैं बच्चे, कुछ यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह अपनी बॉडी से, और कुछ जो है वो यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिया की जो आज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं. अमोनियोटैलिक जो होते हैं अमोनिया को रिलीज करते हैं, और अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक देखा गया है. यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक देखा गया है, और जो यूरिया है दैट इज लेस टॉक्सिक, आप उसको बोल सकते हैं. अमोनियोटैलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे, उनमें फिशेस, बॉनी फिशेस जो है उनकी एग्जांपल देखी थी हमने बुक में एनसीईआरटी में. एंड देन हमने एक्वेटिक जो हमारे एम्फीबियंस थे उनकी एग्जांपल देखी थी, एंड कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो थे उनकी एग्जांपल देखी थी. इसके रिलीज के लिए आपको बहुत सारा एनर्जी, इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर फॉर द एक्सक्रीशन. मैं सारी बातें यहाँ नहीं बताऊंगी. एक्सक्रीशन चाहिए इसको. अगर यूरिक एसिड का एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल जो हमारे बर्ड्स हैं, जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, और जो लैंड स्नेल है, वो इसमें एग्जांपल देखने को मिलेगा आपको. एंड अगर यूरिया की बात करें जो कि लेस टॉक्सिक है, इनमें एग्जांपल्स आती हैं मैमल्स की. ठीक है, इनमें एग्जांपल आती है आपकी शार्क एंड व्हेल की, और इसमें एग्जाम्पल आएगी फ्रॉग की, एम्फीबियन की. सो दीज आर द एग्जाम्पल. अब हमें पूछा था कि कौन सा ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एनिमल का जो कि लीस्ट टॉक्सिक होता है. तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है यूरिकोटैलिक जो एनिमल्स होते हैं वो लीस्ट टॉक्सिक होते हैं, और यूरिकोटैलिक का मतलब है जो यूरिक एसिड का रिलीज करते हैं, जो यूरिक एसिड का रिलीज करते हैं. So the correct option is option number B is the correct answer. Next, second question है हमारे पास. Where does filtration of a blood take place? आपको पता है कि ब्लड में बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं. उन वेस्ट मटेरियल को हमने अपनी किडनी की हेल्प से बॉडी से बाहर निकालना होता है. ठीक है, अब फिल्ट्रेशन का ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? तो आपको पता है जब हम एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ते हैं तो एक्सक्रीशन में हमें ये बताया जाता है कि देयर इज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, देन देयर इज द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस बाय द किडनी, एंड देयर इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन बाय द किडनी. इस तरह के कुछ स्टेप्स हम बढ़ते हैं. तो फिल्ट्रेशन का स्टेप जो है वो सबसे पहले आपको पता है ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट होता है, जिसमें कैपिलरीज का एक नेटवर्क, एक गुच्छा हमें देखने को मिलता है, विच इज इंसर्टेड इनसाइड. इस तरह से एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज अ बोमन कैप्सूल. दिस इज बोमन कैप्सूल. तो इन दोनों में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा होता है. तो हम यहाँ पे नाम किसका लेंगे? इन दोनों का. और इन दोनों को इकट्ठे एक साथ क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं मालफिजियन बॉडी. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज मालफिजियन बॉडी? विच इंक्लूड ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल. बोमन कैप्सूल, इसका नाम सिर्फ मालफिजियन बॉडी ही नहीं है, इसका दूसरा नाम है रीनल कॉप्सल. ये वाला नाम भी आप लिख सकते हैं. दिस इज द अनदर नेम फॉर दीज टू. इन दोनों को एक साथ हम ये बोलते हैं. तो यहाँ पे प्रोसेस चलता है हमारा सबसे पहला वाला जो स्टेप था. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, एंड दिस स्टेप इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, वो कहाँ आकर करती है? इनसाइड द ग्लोमेरुलस एंड देन इनटू द बोमन कैप्सूल, और दोनों को साथ में हम नाम देते हैं मालफिजियन बॉडी. पीसीटी में क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन. वो भी कैसी? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में
मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, मिनिमम वाली रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में, और कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली यूरिन जो है वो बन जाता है और यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशंस चलती हैं. व्हाट इज डन हियर? ट्यूबुलर सिक्रीशन. So these are the steps and D option is the correct answer. Next question है हमारे पास थर्ड. A large quantity of which one of the following is removed from our body by the lungs? जब हम इस excretion वाले चैप्टर में लास्ट में पहुंचते हैं, we will read about the excretory organ, other excretory organ. किडनी तो हमने पढ़ लिया था, है ना, कि किडनी जो है excretion में हेल्प करती है, लेकिन और भी ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लंग्स, फॉर एग्जाम्पल लीवर, फॉर एग्जाम्पल स्किन, स्किन के सबेशियस ग्लैंड हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को की फॉर्मेशन करके बॉडी से उनको बाहर निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं. तो लंग्स में से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव नहीं करते, हम कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो भी रिमूव होता है, और ये दोनों ही चीजें आपको एनसीईआरटी में एक प्रॉपर लाइन में देखने को मिलेंगी. तो द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द लंग्स. दोनों ही रिमूव होते हैं. तो द ऑप्शन इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द पीएच ऑफ द ह्यूमन यूरिन? ह्यूमन यूरिन की पीएच कितनी है? 6 पीएच है. एज इट इज लर्न कर लेना बच्चे, इजी है. ब्लड की पीएच कभी पूछें तो ब्लड की पीएच होती है 7.4. ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? बर्ड्स और लैंड स्नेल्स यूरिकोटेलिक हैं, जस्ट अभी पढ़ा है. यूरिक एसिड रिलीज करने की फॉर्म जब भी वो करते हैं वो किसी पेस्ट या पैलेट की फॉर्म में अपनी बॉडी से सिक्रीशन करते हैं यूरिक एसिड की. जब भी आपने बर्ड्स का सिक्रीशन देखा होगा, बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखा होगा, तो देखा है आपने कि एक पेस्ट फॉर्म में बर्ड रिलीज करते हैं. मैमल्स यानी कि ह्यूमन की बात हुई है, हमारी बात हुई है, स्तनधारी जो होते हैं मैमल्स, एंड फ्रॉग्स जो एम्फीबियंस होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं. बिल्कुल सही बात है, ये भी बात बिल्कुल सही थी. एक्वेटिक एम्फीबियंस, इनकी बात भी मैंने करी थी, इसमें एग्जाम्पल है सैलामेंडर. एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं आर अमोनोटेलिक एनिमल, वो अमोनोटेलिक हैं. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, यही तो एक बात है जो इसमें हिंट बता देती है आपको कि इसमें आंसर्स क्या होंगे. इसमें एक्वेटिक फिशेज होंगी, एक्वेटिक एम्फीबियंस होंगे, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होंगे, तो ही तो इतना सारा पानी है जो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करने में हेल्प करेगा. बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक, दिस इज रॉन्ग. बर्ड्स अभी तो सबसे ऊपर बताया क्या थे, यूरिक एसिड यानी यूरिकोटेलिक थे, और रेप्टाइल्स यानी जो हमारे स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स वगैरह की कैटेगरीज, वो भी यूरिकोटेलिक होती हैं. यूरियोटेलिक नहीं होते, सिर्फ मैमल्स, शार्क्स, व्हेल्स और फ्रॉग जो हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन जो कि रॉन्ग थी, दैट इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग? कौन सा जो पेयर है वो गलत है? यूरिकोटेलिक बर्ड्स अभी देखा, बिल्कुल ठीक बात बोली है इन्होंने. यूरियोटेलिक इंसेक्ट्स, ये गलत बात बोल दी. इंसेक्ट्स जो होते हैं वो तो यूरिकोटेलिक होते हैं. अमोनियोटेलिक जो होता है वो टेडपोल होता है, बिल्कुल ये पानी में रहता है ना टेडपोल. फ्रॉग तो चलो बाहर रहता है, तो फ्रॉग तो हमारा एम्फीबियन है, फ्रॉग हमारा यूरियोटेलिक है. लेकिन टेडपोल की बात करें तो दिस इज अमोनियोटेलिक. बच्चे यूरियोटेलिक हमारा एलिफेंट है, बिल्कुल एलिफेंट हमारा मैमल है, तो ऑब्वियसली मैमल को हम यूरियोटेलिक में ही रखते हैं. यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है, दैट इज बी ऑप्शन, बी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो सही नहीं है? द मेडुलरी जोन ऑफ द किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू. पहले मैं इसमें डायग्राम बनाती हूँ. तो देखो ये कीन शेप का हमारा किडनी होता है, बाहर वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसको कॉर्टिकल रीजन भी बोल सकते हैं. ये वर्ड लिखा है बच्चे, कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स बोलते हैं. और जो अंदर वाला ये जो रीजन होता है ना, अंदर वाले को हम बोलते हैं मेडुला. ठीक है, अब जो कॉर्टेक्स है
कॉर्टेक्स वाले एरिया के बाद आपको इस तरह से मेडुलरी पिरामिड देखने को मिलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स देखने को मिलते हैं इन द मेडुला। और उनमें से फिर जो डक्ट निकलेगी जिसकी वजह से आपको पता है यूरिन की फॉर्मेशन चल रही है ना किडनी में, इस तरह से इनकी बॉडी से ना एक डक्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और जब ये सब जुड़ जाती है ना, ये सब यहाँ पे एक साथ जुड़ गई, जब जुड़ जाती हैं तो एक थिक वाली जो कैलिक्स बनती है दैट इज मेजर कैलिक्स। यहाँ पे सिर्फ नाम लिख रही हूँ कि छोटी वाली को माइनर कैलिक्स बोलते हैं हम, और थोड़ा सा वो इकट्ठा हो गया, बड़ी उन्होंने थोड़ी वेल बना दी, वो जो पाइप है वो थोड़ी बड़ी बन गई, दैट इज नोन एज अ मेजर कैलिक्स। ठीक है, और जब ये साथ में होती है ना तो ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ लास्ट में इस तरह से यहाँ लास्ट में एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं पेल्विस। और पेल्विस जो है फिर वो आगे यूरेटर बनाता है जिसके अंदर फिर यूरिन का हम रिलीज करके आगे यूरिनरी ब्लैडर में उसको भेजते हैं। ये स्ट्रक्चर है। इन्होंने बोला है जो मेडुलरी जोन है ऑफ द किडनी डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस। तो मैंने यहाँ पे पिरामिड बनाए जो कि कॉनिकल मासेस थे, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स। और मैंने कहा कि हाँ उनसे जो डक्ट निकलेगी, वन जो स्मॉल वाली होगी दैट इज माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स जुड़ के मेजर कैलिक्स बनाएंगे, और मेजर कैलिक्स जुड़ के फिर क्या बनाएंगे, पेल्विस बनाएंगे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। सेकंड ऑप्शन लिखा है इनसाइड द किडनी कॉर्टिकल रीजन जो है एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। अब ये जो कॉर्टेक्स है ये बीच बीच में एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ भी बीच में एक्सटेंड हो रहा था, यहाँ भी बीच में एक्सटेंड हुआ, यहाँ भी बीच में एक्सटेंड हुआ, ये एक्सटेंड हुआ बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, बिल्कुल सही बात है। एज अ रीनल पेल्विस, ये यहाँ पे बात गलत लिखी है। पेल्विस तो वो रीजन था मैंने कहा जो कि फनल शेप का था, इस तरह से फनल शेप का जो रीजन है दैट इज पेल्विस। ये जो रीजन ये बता रहे हैं ना कि कॉर्टेक्स एक्सटेंड हो गया, जब बच्चे कॉर्टेक्स जो है ना एक्सटेंड हो जाता है बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, जब कभी भी आपको इसका एक्सटेंशन दिखे तो हम उसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। दीज आर कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम, इन दोनों में से कोई भी नाम आप रख सकते हैं, बर्टिनी। ठीक है, ये नाम चलता है। तो यहाँ भी ये ऑप्शन मुझे रॉन्ग लग रही है। आगे वाले भी देख लेते हैं। ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कॉप्सूल। जस्ट अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि ग्लोमेरुलस कभी भी बोमन कैप्सूल के साथ हम उसका नाम रखते हैं माल्फिजियन बॉडी, या हम उसको रीनल कॉप्सूल भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। renal capsule, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule of the nephron is situated in the cortical region of the kidney। ये बच्चे बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन में ये बोमन कैप्सूल, एक मिनट थोड़ा सा गलत बना है, इस तरीके से कप शेप स्ट्रक्चर, और ये आ गया आपका पीसीटी। उसके बाद आपको पता है लूप ऑफ हेनले आता है हमारे पास, तो लूप ऑफ हेनले के बाद जो डीसीटी का एरिया है, ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं बोमन कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी, ये तीनों जो हैं ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और अगर लूप ऑफ हेनले की बात करें बच्चे तो ये मेड्यूला वाले रीजन में प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही लिखी है। जो गलत बात है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। कभी भी ब्लड में यूरिया की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाए तो हम उसको यूरीमिया कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, अगर ये एक्सेस होता जाए यूरिया का एक्यूमुलेशन होना तो किडनी फेलर भी हो सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन बॉडी में आ जाए तो हमें क्या करवाना पड़ता है, डायलिसिस करवानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यूरीमिया। ठीक है, ये तो कीटोन बॉडीज के लिए है, और ये ग्लोमेरुलर की इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। एंड रीनल कैल्कुलाई इज बिकॉज ऑफ द रीनल स्टोन्स, जो स्टोन्स हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाए किडनी में, तब हम इस डिसऑर्डर का नाम लेते हैं। और स्टोन्स आपको पता है किसकी फॉर्मेशन से होते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सालेट। जब कभी भी कैल्शियम ऑक्सालेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाए
तब ये सिचुएशन आती है, स्टोन्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, जब ये वाली सिचुएशन कब आती है, जब कभी भी ब्लड के जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्ट्रेट में आना स्टार्ट हो जाए। तो आपको पता है ग्लोमेरुलस में तो छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनको फेनेस्ट्रे बोलते हैं, तो उनमें जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, इसीलिए हम इस डिसऑर्डर का नाम ही हमने वैसा रखा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, यूरीमिया की एक्यूमुलेशन होना ब्लड में, कीटोन्यूरिया कीटोन बॉडीज का एक्यूमुलेशन होना ब्लड में, कीटोन बॉडीज इन ब्लड। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th क्वेश्चन अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसको हमने दूसरा नाम एक और दिया था इस चैप्टर में, वैसोप्रेसिन इज द अनदर नेम फॉर द एडीएच। एडीएच या एल्डोस्टेरोन, एनसीईआरटी में भी एक बार देख लेना, ये है वैसोप्रेसिन इस चैप्टर में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वैसो डायलेटर का कभी भी नाम पूछते हैं आपसे, डायलेटर का, तो आपने ANF का नाम याद रखना, ठीक है। एंड आप कमेंट में मुझे बताइएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANF, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से लर्न भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एड्रेनालिन भी बताना कहाँ पे ये सिक्रीट होता है एड्रेनालिन, व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द एड्रेनालिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन है, आफ्टर पासिंग थ्रू द किडनी विच ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट रिमेन अनचेंज इन क्वांटिटी। तो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो ब्लड में जो कि अनचेंज रहा अपनी क्वांटिटी में, जिसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको पता है कि ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड में से जो प्लाज्मा था उसमें से हमने प्रोटीन्स को नेग्लेक्ट करके जो हमारा ग्लोमेरुलस था, ये हमारी रीनल आर्टरी थी, उसमें से जो एफरेंट आर्टीरियोल था हमारा, उसने बनाया था ना ग्लोमेरुलस, यानी एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाया था, दिस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, एक गुच्छा जैसे बना दिया था कैपिलरीज का, और उसमें छोटे छोटे होल्स होते थे विच आर नोन एज अ फेनेस्ट्रा, और उसके थ्रू हम क्या करते थे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते थे। एंड दीज आर डन बिटवीन, ग्लोमेरुलस था उसमें, है ना, ये ऊपर वाला ये जो कैपिलरीज का गुच्छा है, दीज कैपिलरीज का गुच्छा, और टफ्ट इज नोन एज ग्लोमेरुलस, यही नाम था। लेकिन इसके नीचे ये जो कप शेप स्ट्रक्चर था ये क्या था, दिस इज नोन एज अ बोमन कैप्सूल, दिस इज नोन एज अ बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के पास मॉडिफाइड यहाँ पे क्या थे, पोडोसाइट, है ना, यहाँ पे क्या थे, पोडोसाइट थे। इस तरीके से इन दोनों से होते हुए जब ये जो ब्लड का जो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन वाला मटेरियल है वो इसके अंदर जब पास हो जाता है, देन दैट मटेरियल इज नोन एज अ फिल्ट्रेट, हम उसको बोलते थे, हमारे पास क्या आ गया है, फिल्ट्रेट। तो आप देखो कि प्रोटीन्स तो हमने ली ही नहीं, क्योंकि वो इन फेनेस्ट्रे, इन होल्स में से पास नहीं होती, और यहाँ पे ये जो स्लिट्स हैं, ये जो पोडोसाइट्स के बीच में छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं ना हमें, दैट आर नोन एज अ स्लिट्स। इन स्लिट्स के थ्रू लार्ज साइज के प्रोटीन्स भी पास नहीं होते, तो प्रोटीन्स वैसे के वैसे हैं। एक हिंट तो मिल गया कि प्रोटीन्स वैसे के वैसे हैं। एक और चीज है कि जब हम पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किन किन चीजों की होती है, आपको ये बात याद रखनी है कि पीसीटी में बच्चे 70 to 80% मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है कई चीजों का, लेकिन किन किन चीजों का, वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बच्चे, सॉल्ट का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी 100% ग्लूकोज फिर से ब्लड में वापस चला जाता है। इसका मतलब प्रोटीन्स तो पहले से ही नेग्लेक्टेड फॉर्म में थे कि भेजना ही नहीं था फिल्ट्रेट के अंदर, तो ग्लूकोज पीसीटी के थ्रू ब्लड में फिर से वापस आ गया। सो दीज आर द टू थिंग्स कि ब्लड में फिर से अनचेंज रही इनकी क्वांटिटी, फिर से ये वापस चले गए, ग्लूकोज वापस चला गया, रीअब्सॉर्ब हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। लो जी, बात आगे फिल्ट्रेट की। मैंने कहा था कि हमारे तो ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट था, यानी कि यूरिया था, है ना। हम तो इसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट को हम यूरिन के थ्रू बाहर निकालना चाहते थे, ठीक है। हम कुछ एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर निकालना चाहते थे, सॉल्ट्स को, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स को बाहर निकालना चाहते थे। यहाँ ये भी लिख देती हूँ, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स को बाहर निकालना है, एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर निकालना है, हम तो इनको निकालना चाहते थे। लेकिन इनके साथ साथ कुछ जो है आपका जब हम फिल्ट्रेट की बात करते हैं तो ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है उसमें से प्रोटीन को नेग्लेक्ट कर दो, निकाल दो। प्लाज्मा किन किन चीजों से बना था, लास्ट अभी चैप्टर में पढ़ा है कि प्लाज्मा बनने के लिए 90 to 92% क्या चाहिए आपको, वाटर चाहिए, प्लस उसमें प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8%, प्लस उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सॉल्ट्स होते हैं। तो अब देख लो, प्रोटीन्स तो इसमें से निकाल दिए, क्या बचा, वाटर बचा, सॉल्ट बचा। तो सिर्फ इतनी सी चीज जो है वो मेरी फिल्ट्रेट है, दैट इज नोन एज अ फिल्ट्रेट। तो ढूंढिए इस ऑप्शन को। अब उसमें थोड़ा सा अमाउंट फाइब्रिनोजन तो आएगा नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो मैंने कहा पास ही नहीं करने देंगे हम, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, ऑक्सीटोसिन का नाम यहाँ नहीं आना चाहिए था, कैल्सिटोनिन का नाम यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यूरिया, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, मतलब पानी बहुत सारा है, कुछ सॉल्ट का अमाउंट है, कुछ ग्लूकोज का अमाउंट है, जो कि मैंने कहा फिर पीसीटी में फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स हैं जो कि फिल्ट्रेट के अंदर ब्लड से, ये सारी चीजें जो हैं फिल्ट्रेट की फॉर्म में फिर प्रेजेंट होगी किडनी में यानी पीसीटी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉलम ऑफ बर्टीनी। आ गया ये क्वेश्चन, कॉलम ऑफ बर्टीनी फॉर्म्ड इन द किडनी ऑफ द मैमल बाय एक्सटेंडिंग। तो मैंने कहा था देयर इज अ कॉर्टेक्स, ठीक है। ये बाहर वाले पोर्शन को मैंने कहा था दिस इज द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। अंदर वाला ये वाला जो एरिया होता है दैट इज नोन एज अ मेड्यूला। और मेड्यूला वाले पोर्शन में हमारे पास कुछ इस तरह से पिरामिड्स होते हैं, दीज आर नोन एज अ मेडुलरी पिरामिड्स। लेकिन ये जो कॉर्टेक्स है ये किसी किसी इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में से किसी किसी जगह एक्सटेंड होता है, इस तरह से हमें इसकी एक्सटेंशन दिख रही है। तो ये जो कॉर्टेक्स है विच इज एक्सटेंडेड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, व्हाट आर दीज कार्ड, दीज आर मेडुलरी पिरामिड। तो आई कैन से दैट कि कॉर्टेक्स इज एक्सटेंडेड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, के बीच बीच में से जो एक्सटेंशन है वो किस चीज की है, कॉर्टेक्स की, इनटू द मेडुलरी पिरामिड। तो यहाँ नहीं लिखा है, सिर्फ मेडुला लिखा है। तो आई विल गो विद द बी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बॉमन कैप्सूल कलेक्ट अ लिक्विड इन इट्स कैविटी विच इज। जब बोमन कैप्सूल जो है ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे ग्लोमेरुलस था, एक टफ्ट था कैपिलरीज का, इसने यहाँ से कुछ मटेरियल कलेक्ट किया, एक लिक्विड कलेक्ट किया इन इट्स कैविटी विच इज कंसंट्रेटेड यूरिन। क्या वहीं पे यूरिन की फॉर्मेशन हो गई, नहीं, वहां पे किस चीज की फॉर्मेशन हुई थी, इट कंटेन द प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन। अगर प्लाज्मा में से ब्लड प्रोटीन्स को निकाल दें तो जितना मटेरियल था दैट इज, क्या क्या मटेरियल था, वाटर था, कुछ सॉल्ट्स थे, ग्लूकोज था और अमाइनो एसिड्स थे, कुछ यूरिया का कंटेंट था, दैट इज नोन एज अ फिल्ट्रेट, उसका नाम था फिल्ट्रेट। तो ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स, ये जो कंटेंट था ग्लाइकोजन का नाम नहीं आएगा बच्चे, ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ग्लूकोज याद रखना है, अमाइनो एसिड्स याद रखने हैं, यूरिया याद रखना है, वाटर याद रखना है, सॉल्ट याद रखना है, ये सारी चीजें एज अ फिल्ट्रेट एंटर करती हैं फिर पीसीटी में, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, JGA, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। JGA वाला जो अपरेटस है इज फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन, किसी किसी सेल की मॉडिफिकेशन हुई थी, कोई कोई सेल जो था वो मॉडिफाई हो गया था। यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन किसकी देखनी है,
डीसीटी के कुछ सेल्स मॉडिफाई होके उनका नाम हमने रख दिया था मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा, ठीक है। और एफरेंट आर्टीरियोल में, एफरेंट आर्ट, ये जो आर्टीरियोल्स हैं आपकी, ठीक है, इनके कुछ सेल्स जो हैं वो भी मॉडिफाइड हो गए थे और उनका नाम हमने रखा था जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, सेल्स। तो ये दोनों सेल्स जो हैं, ये दोनों डीसीटी के सेल्स और एफरेंट के सेल्स, इन दोनों के सेल्स मिलके जेजीए बनाते हैं, दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर मॉडिफिकेशन। तो हमारे पास एफरेंट का नाम आना चाहिए और डीसीटी का नाम होना चाहिए। एफरेंट आर्टीरियोल एंड डीसीटी, इफरेंट का नहीं, एफरेंट आर्टीरियोल एंड पीसीटी, पीसीटी नहीं बच्चे, डीसीटी का नाम याद रखना है क्योंकि डीसीटी के कुछ सेल्स मॉडिफाई होते हैं, उनका नाम हमने रखा है मैक्यूला डेंसा। और एफरेंट के जो सेल्स मॉडिफाई होते हैं उनका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। तो इन दोनों का नाम याद रखना है, इन दोनों की मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन है हमारे पास। इनसाइड व्हाट डज द एडीएच इन्फ्लुएंस वाटर परमेबिलिटी। एडीएच जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, नाम साथ साथ में याद रखने हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर भी बोल सकते हो। इट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब इंक्रीज करना, वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है किस एरिया में। जब बच्चे इन दोनों हॉर्मोन्स की वर्क की बात करते हैं ना हम, एडीएच की और एल्डोस्टेरोन की, तब आपको याद रखना है कि ये दोनों हार्मोन बच्चे डीसीटी में काम करते हैं, डीसीटी वाले एरिया में जाते हैं, NaCl और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देते हैं, वाटर और NaCl की क्या करवा देते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। और अगर सिर्फ कोलेक्टिंग टिब्यूल के बारे में पूछें कि कोलेक्टिंग टिब्यूल में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो काम कर रहा है, तब आपने नाम याद रखना है एल्डोस्टेरोन का। यहाँ पे सिर्फ एल्डोस्टेरोन जो है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक तो वर्ड याद रखना है, एल्डोस्टेरोन वहां पे प्रेजेंट है, अपना काम कर रहा है। डीसीटी में एडीएच और एल्डोस्टेरोन दोनों हार्मोन जो है अपना काम कर रहे हैं, और क्या काम है इनका, NaCl और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना। और इन दोनों को हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं या वैसोकंस्ट्रिक्टर भी कहते हैं, कंस्ट्रिक्टर भी बोल सकते हो, दिस इज वैसोकंस्ट्रिक्टर ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, डीसीटी यानी डिस्टल टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इसकी फुल फॉर्म है, वो भी बच्चे याद रखना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, अनदर नेम ऑफ द डिस्टल टिब्यूल, आप इसको डीसीटी भी बोल सकते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज अ बी। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब बच्चे साइंस साइड, एंड मिलते हैं कल की वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।